और मैम लगभग 39 ईयर बाद उनके परिवार का पता चला। यानी कोई दुश्मन का जहाज अगर हमारे एरिया में घुसेगा लखनऊ में अटैक करने की नियत से, तो सबसे पहले हमारे सिविल डिफेंस के पास खबर आई। अरे वाह। उसकी माँ ने उसको ऐसे गले से लगाया और सब दहक रहा था और उसकी माँ के हाथ से बच्चा सिर। अभी हाल ही में जबलपुर का बरगी डैम हादसा हर किसी को हिला के रख दिया कि ये क्या हो गया, और माँ बेटे के जो फोटो है वो इतना ज्यादा वायरल हुआ। Welcome to Jute for Life Social. नमस्कार दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि आज स्वागत करती हूँ आप सबका जूट फॉर लाइफ सोशल के स्पेशल पॉडकास्ट में, जहाँ पर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनकी स्टोरी और जिनका काम सुनकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। अक्सर ही बहुत सारे हादसे होते हैं और अगर हमारा उस हादसे से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो हम शायद उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, मदद करना तो दूर। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है जो कि किसी भी आपदा की स्थिति में किसी के लिए भी साथ खड़ी हैं हमेशा, और उनके और बिना अपनी चिंता किए उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं। 300 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षा दिलाना, स्कूल तक पहुंचाना, बच्चियों को सड़क से, वृद्धों को सड़क से रेस्क्यू करके उनको सही जगह पर पहुंचाना, CPR देकर लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाने का काम करती हैं हमारी ज्योति खरे जी, जो कि है सिविल डिफेंस लखनऊ से। और आज बहुत अच्छी बात है कि जूट फॉर लाइफ सोशल के लिए कि ऐसा व्यक्ति तो हमारे पास आया है जिसकी काम से हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल कहते हैं कि मतलबी ज़माना हो गया है। लोग वीडियो और मोबाइल के चक्कर में रहकर और लोगों को मरने देते हैं क्योंकि उनको रील बनानी होती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट में। जूट फॉर लाइफ सोशल, वैसे तो हम लोग जूट के उत्पाद बनाते हैं, लेकिन हमारी ये मुहिम है जूट फॉर लाइफ सोशल की, जहाँ पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज के लोगों से जोड़ते हैं। तो जो आप काम कर रही हैं वो बहुत बड़ा सामाजिक योगदान होगा अगर आज वो आप अपने कैमरे हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी जी। तो ज्योति जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी सिविल डिफेंस क्या है और आप उसका कैसे हिस्सा हैं? मैम, सिविल डिफेंस जो है उसका मतलब ही है नागरिक सुरक्षा ना। तो यानी जैसे हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, कुछ आमने सामने हैं, तो अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, अचानक कोई गिर गया, ब्लास्ट हुआ, कोई गिर गया, तो हम में से ही तो कोई उसको जाके हाल पूछेगा ना, उसको सुरक्षित करेगा जी। तो यही मैम नागरिक सुरक्षा है, यही सिविल डिफेंस। नागरिक के द्वारा नागरिक की सुरक्षा। अरे वाह। तो आप इसका हिस्सा कैसे बनी और क्या है आपका बैकग्राउंड? मैं लखनऊ आई 87 में, हाई स्कूल करके बनारस से। उसके बाद कुछ ऐसी फैमिली टर्म्स कंडीशन हो गई, मदर बीमार रहती थी, पढ़ाई के साथ साथ मुझे घर भी देखना होता था। फिर बच्चों को थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि जैसे अपना रजिस्टर्ड कॉपी लेने गई, साइंस साइड स्टूडेंट थी, तो मैंने देखा कि ठेले पे बच्चे बैठे हुए हैं, कॉपी किताब बेच रहे हैं, छोटे बच्चे किताब कॉपियाँ ठेले लगते हैं अमीनाबाद में खास करके। जी। मैंने पूछा, बच्चों स्कूल नहीं जाते हो? बोले पापा ने ठेले पे बैठा रखा है। फिर 2-4 बार उनसे और बातें करके फिर मैंने उनके फादर से बोला, जब मेरा इंटर हो गया इस बीच तब कि मैंने बोला मुझे 2 घंटे का समय आप दे दो, है ना, मेरे पास बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो, मैं कुछ नहीं लूँगी आपसे। तो इस तरह करके, और वो भी कुछ ऐसे बच्चे थे, कास्ट को वो नहीं करूँगी मैं, है ना, लेकिन और मेरा पूरा एरिया बिजनेस का ही है, तो सबने 7th 8th भी बच्चे नहीं कर पाए, उनको दुकान पे बिठा देना शुरू कर दिया। तो फिर बच्चे कुछ पढ़ने आए, उसमें से कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जगा। फिर मैंने उनके पिताजी को कन्विंस किया कि इन बच्चों का 2 बजे तक का समय, यानी 3 बजे तक का आप दे दो, बच्चे स्कूल से आके मैं पढ़ा दूंगी, उसके बाद आप ठेले पे बैठाओ, हम मना नहीं करेंगे। तो इस तरह से करते करते मैम शुरू में 5 बच्चे भेजे, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे, मतलब तब तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कुछ सोशल लाइफ में जाऊंगी, डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि कोई NGO से मुझे कुछ भी ऐसा सोचा नहीं और ना कभी सोचूंगी।
मैं फ्रीलांस, लेकिन मुझे उसी बीच सिविल डिफेंस की जब पढ़ाई हो गई मेरे 2012 में, मैंने अपनी छोटी बहन की शादी की। मम्मी की डेथ बहुत पहले 2002 में हो गई थी। तो 12 में जब मैंने बहन की शादी कर दी 11th में, तो मैंने सोचा कि अब कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किसी को हॉस्पिटल में जाके सेवा कर देना, मदद कर देना, वो अलग चीज़ है, लेकिन देखते हैं। उसी बीच मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि क्या सिविल डिफेंस में वार्डन बनोगी। ओके। तो मैंने कहा, पूछा उसके बारे में, क्योंकि मेरे फादर रेलवे आर्मी से रिटायर्ड थे। तो पापा से पूछा, पापा एनसीसी कैडेट भी थे, तो तैयार हो गए वो। पापा ने बोला बिल्कुल कर लो। तो महिला वार्डन की ज़रूरत थी मेरी उससे, तो हमने जो है फिर किया। और इसका जो आज मैं खुल के इतना काम कर पा रही हूँ सिविल डिफेंस में आने के बाद, तो ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नहीं तो अगर कोई बेहोश पड़ा है तो हम कितना कर सकते हैं, जी आप जी। भी जानती हैं। तो आजकल जैसे कि मैंने बताया कि लोग बॉदर नहीं करते और अपनी रील बनाने में लगे रहते हैं, तो ऐसा आपने प्रैक्टिकल रूप में देखा है? यस मैम, ये नाके पे आग लगी थी, एक होटल है उसमें, और उसके नेक्स्ट डे कोई पेपर भी था बच्चों का मेडिकल कॉलेज में। तो हमारे सुबह 7 बजे का टाइम था, और हम लोग बस गर्मी के दिन थे, उठ के तुरंत जैसे खबर आई 15 मिनट में मैं अमीनाबाद से नाके, हम और सुधा जी पहुँचे वहाँ। मेरी और भी टीम्स, पूरे सारे लोग लगे हुए थे, मतलब फायर वालों के साथ। सिविल डिफेंस सबसे पहले अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है। अब ठीक है, हम आग नहीं बुझा सकते मैम, है ना, सिविल डिफेंस का जो काम है, लेकिन हम अब भीड़ हो गई बहुत, तो हम उस भीड़ को मैनेज करने में, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, कि फायर की गाड़ी आएगी तो उसको तो उसको रास्ता चाहिए, और एम्बुलेंस, क्योंकि कैजुअलिटीज कितनी हुई किसी को नहीं पता। होटल था, ऊपर से लोग कूद गए मैम नीचे, एक लड़की खुद कूद गई, और वो मंजर था मैम कि मैं आज भी उस चीज को सोचती हूँ। मतलब कोई भटक रहा है अपने भाई के लिए कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। और एक बच्ची होटल के रूम में, उसके माँ बाप निकल के बाहर आ गए, बनारस की फैमिली थी, और छोटी सी बच्ची उसी रूम में रह गई। मैम उस समय नाके पे चौकी पे इंस्पेक्टर था, बिल्कुल यंग एज लड़का था, चारबाग चौकी, पांदरीबा चौकी पे। वो उसको बचा लाया मैम, निकाल लाया। लेकिन कहते ना, ईश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों होती है। उसकी माँ ने उसको ऐसे गले से लगाया, और सब दहक रहा था, और उसकी माँ के हाथ से बच्चा स्लिप कर गया। तो हम लोग ने वो मंजर जो था का, बहुत बुरा मंजर था। फिर एक रूम में मेरे चीफ वार्डन खुद आगे, अमरनाथ मिश्रा जी जो है, वो जाने लगे कि मैं, रूम अंदर से लॉक है, मैं खोल के देखता हूँ। तो हमारे यहाँ के एक रिजवी जी हैं, वो बोले सर मैं जा रहा हूँ, और वो बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर गया पुलिस वालों के साथ, वो भी फायर वालों के साथ लगा था, अंदर गया, और मैम उसने चादर में मृत व्यक्ति को उठाया। अब एक अकेला व्यक्ति नहीं, उसको कंधे पे लाद के वो सीढ़ियों से नीचे आया। तो ये हमारे सिविल डिफेंस की इंसानियत कह लीजिए। तो ऐसे में मैंने पूछा, लोग रील और वीडियो में तो लगे रहते हैं? लोग मैम रील बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। उस समय तो रील का चलन नहीं था, लेकिन लोग वीडियो जरूर बनाने के लिए, और सोचते हैं कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है हम उसी जगह पहुंचे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि हम पब्लिक को मैनेज कर दें। तो ये बहुत बड़ा संदेश आप दे रही हैं कि प्लीज इस बात के लिए जागरूक हो कि जब जरूरत मदद की है तो जरूरत मदद को पूरा किया जाए। पहले हम ही को खड़ा होना है। बिल्कुल, पहले हम ही को खड़ा होना पड़ेगा, तब फायर वाले आएंगे, तब पुलिस आएगी। कि अगर हमारा, मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए सपोज, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर हमारे घर में आग लगती है तो क्या हम पहले वीडियो बनाते हैं? नहीं बनाते हैं ना। पहले हम चीजें सेफ करने के लिए सोचते। तो अगर किसी के, मैं किसी जगह गई हूँ और मैं देख रही हूँ, तो मुझे पहले चाहिए
कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सेफली निकाल सके तो उसको निकालना चाहिए। आप बहुत बच्चियों को रेस्क्यू करती हैं। अभी मुझे पता है कि एक एकेडमी की बच्ची को भी आपने रेस्क्यू किया था। क्या थी वो नहीं कहानी? मैम, एकेडमी की बच्ची तो नहीं थी वो, वहाँ पे आज एकेडमी खुली अच्छा। हुई है। ओके। एक्चुअल मैं एक मानसिक दिव्यांग बच्चों का, लड़कियों का वो है, तो अगर सड़क पे हमें कोई, कोविड में भी मैंने देखा कुछ कम दिमाग के जैसे कूड़े पे बैठे खाना खा रहे हैं, अब वो यंग लड़की है ना, तो थोड़े दिन बाद ना, साल भर बाद अगर वो मिलती है दोबारा तो उसकी गोद में एक बच्चा होता है ना। ये मैंने चारबाग में भी बहुत देखा। तो ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि अब जब मुझे पता चल गया कि ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके रखा जा सकता है, तो हमने कोशिश करी। तो एक लड़की के बारे में मुझे विद्यांत की एक मैम है, डॉक्टर ममता भटनागर जी, उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि ज्योति एक लड़की तो बहुत अच्छे घर की लग रही है, आकांक्षा परिसर के बाहर नाली के किनारे बैठी हुई है, बाउंड्री से लग के। तो जब उसके बारे में पता लगाया हम लोग, और बहुत बारिश भी हो रही थी मैम, तो मैंने वहाँ पे एक मैम को बोला कि ज़रा सा आप देख लीजिए, रूबरू एक्सप्रेस की मैम। वो गई तो उस लड़की ने अपने पास किसी को आने नहीं दिया। फिर गार्ड से बात की सामने की बिल्डिंग पॉकेट 2 से, तो उसने बताया कि मैम ये जज की बेटी है। अरे। और अब इसके मम्मी पापा नहीं हैं और इनकी फैमिली का बहुत ही बुरा हाल है। तो मैम एक, क्योंकि मैं भी बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, तो उसके नाते भी और एक ह्यूमैनिटी जो भी कह लीजिए, मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर वर्षा वर्मा जी को आप जानते होंगे, वर्षा वर्मा जी को मैंने फ़ोन किया। मैम बाहर थी, बोली ज्योति मैं कल सुबह आ जाऊँगी और इसका रेस्क्यू, क्योंकि 4-5 टीमें गई मैम, हम लोग ने भेजी, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई उसका क्यों नहीं हो रहा था? मैम वो बहुत अग्रेसिव थी। वो मतलब पूरा भीगी हुई थी, छाता लगा के बैठी थी, और बैग में अपने चाबियां और सब घर का जो भी था वो सब उसने भर रखा था, पेपर्स वगैरह। तो मेंटली वो चैलेंज थी? मेंटली चैलेंज नहीं थी मैम, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। देखिए जब खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर, एक बहन उसकी ऑलरेडी पहले से शेल्टर होम में है, छोटी बहन, तो कुछ फैमिली बैकग्राउंड ये हो जाता है, तो कुछ अब तो ईश्वर की वो थी। लेकिन फिर उसको वर्षा जी ने रेस्क्यू किया और उसको सुरक्षित पहुंचाया। फिर मैं पहुंची। अब वो दोनों बहनें मैम वहाँ मिलने के बाद तो अग्रेसिव हो गई और ज़्यादा। फिर दोनों को समझाया अलग अलग फिर 6-7 महीना रही वो, अब ठीक हो गई है। अब आप देख के कहेंगी भी नहीं अच्छा कि ये वही बच्ची है। और भाई भी अर्चना जी अपने पास ही रखी हुई हैं। तो फिर ये वह उस घर पे कब्जा कर लिया लोगों ने, कुछ लोगों ने, तो उसको खाली वाली करा के कुछ लोग कॉलोनी के लोगों ने साथ दिया, तो वहाँ पे बुनियाद एकेडमी खुल गई। एक अच्छी, कम से कम पॉजिटिव वेव्स वहाँ आना शुरू हो गए। तो ये सीपीआर देने की ट्रेनिंग भी आपको ये सोशल डिफेंस, सिविल डिफेंस में ही मिली? यस मैम। और ये क्या है सीपीआर? कैसे सब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए? सीपीआर हम लोग के यहाँ सिविल डिफेंस में हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है डिजास्टर से निपटने के लिए। अच्छा। हमारे पास संसाधन नहीं होते, लेकिन सिविल डिफेंस हमारा जुगाड़ से काम करता है। अच्छा। इवन अगर रोड एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट गया, अब मेरे पास लकड़ी नहीं है कि स्लिंट बांध दूं, है ना, उसको पैर सीधा रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली किया है, उसी के जूते चप्पल निकाल के, अब जैसे मान लीजिए ये पैर टूट गया यहाँ से, वो जो मैंने उसका किया था, उसका घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर से ऐसे ट्विस्ट, जैसे आप टॉवेल निचोड़ दो ऐसे वो ट्विस्ट हो गया था। तो और बस उन्होंने बोला मैं रेलवे से हूँ, दिमाग क्लिक किया, हम लोग आगे जाके पलट के आए और क्लिक किया। मैंने तुरंत, मेरा दोस्त RDSO में है, मैंने उसको उसकी फोटो मैंने खींची, फोटो गलती करी है लेकिन एक किसी के जान बचाने के लिए, क्योंकि वो वैसे सेफ था, तो मैंने तुरंत उसकी फोटो और उसका नाम उसको भेजा कि तुम अपने रेलवे के ग्रुप में सर्कुलेट कर दो, इसकी फैमिली आ जाए यहाँ पे। तो ये किया मैम, तो उसी के जूता चप्पल निकाल के और पैर को सपोर्ट देके दे दिया।
तो ये बेसिकली आपको बचाने की कलाएं सिखाई ये जाती चीज है। है। सीपीआर क्या सीपीआर है? मैम एक तरह से इंसान को दोबारा जीवित करना। जब आपकी हार्ट बीट बंद हो जाए, है ना, आपका यानी हृदय आपका धड़कना बंद कर दिया, यानी ब्रेन भी काम नहीं कर रहा, आपका कुछ भी नहीं काम कर रहा, तो आपके दिल को दोबारा से धड़कन देने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको सीपीआर। तो उसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी का स्टर्नम लेते हैं, यानी ये चीज जो होती है जहाँ पे हमारी रिब्स ज्वाइन हो रही है, ज्वाइन हो रही है, वहां पे हम अपना मास्टर हैंड रखते हैं, राइट हैंड, जो भी आपका हाथ ज्यादा चलता हो, है ना। मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा वो है, तो मैं इसको लॉक करूंगी, ये लॉक करा, उसके बाद ये प्रेस करना है, और प्रेस भी हमारा इतना 1.5 से 2 इंच अंदर होना चाहिए। कभी कभी जो आपके रिस्ट होती हैं वो टूट भी जाती हैं, अच्छा, पसलियां जो होती हैं, अच्छा, लेकिन उस समय चिंता नहीं, क्योंकि हमें हार्ट को चलाना है। हाँ, और उसका रेशियो होता है 30:2, यानी 30 बार हम पंपिंग करेंगे और 2 बार हम उसको नाक बंद करेंगे, इसीलिए सीपीआर देने में हम 2 लोग लगते हैं। तो नाक बंद करेंगे, ये कभी आप जब दिखाए करेंगी तो हम लोग करके दिखाएं, फिर नाक बंद कर देंगे और मुंह से पे एक कपड़ा रखेंगे, यानी हैंकी या कुछ अच्छी साफ सुथरी चीज, और फिर उसको हम सांस देते हैं। इतनी सांस देते हैं, पहले अपने अंदर अच्छी लंबी सांस भरते कि उसके लंग्स तक सांस पहुंचे, सांस पहुंच जाए। जब लंग्स तक, और अगर हमने उसकी नाक खुली छोड़ दी मैम, तो जो सांस हम दे रहे हैं वो सारी सांस बाहर आ जाएगी। तो ये केवल 2 बार करना है। तो ये हमें इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि 5 सेट, मिनिमम 5 सेट, 30 के 5 सेट ये करने पड़ते हैं, और आप भी पसीने पसीने हो तो जाओगे। ये बताइए कि क्या कोई भी आम आदमी ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकता है? यस मैम। तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना होता है? मैम अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप चाह रहे हो कि हमारे स्टाफ को या यहाँ के लोगों को, तो एक छोटी सी वर्कशॉप 2 घंटे 3 घंटे की करा लीजिए, सीपीआर पे, फायर पे, जिस चीज की भी आप कहोगे वो हो जाएगी। तो हमारे जो सीनियर्स है और हम लोग आके टीम आके वो सिखाएगी, क्योंकि देखिए बिना जानकारी के अगर आपने किसी को किया तब तो घातक हो जाएगा। तो अगर ना से, क्योंकि वो और सीपीआर केवल उसी स्थिति में दिया जाता है जब उसके आदमी का यानी पूरी तरह से हार्ट वो पंपिंग बंद हो चुका है, यानी डेड हो चुका है, लेकिन हम उसको दोबारा कभी और हुआ है ऐसा। बहुत अच्छा। कोविड में जब हर व्यक्ति डरा हुआ था, बाहर निकलने से, घर वाले निकलने नहीं देते थे, कोई निकलना भी चाहता था, लेकिन आप, मुझे पता चला कि आप पूरे टाइम बाहर थी और अपने काम में जुटी हुई थी एज यूजुअल। तो क्या डर नहीं लगा? और आपने शायद कुछ फॉरेनर्स को भी रेस्क्यू किया, किसी मस्जिद से करवाया था। हाँ। जी, वो करवाया था, तो क्योंकि उनकी सूचना आ गई थी विदेशी नागरिक। तो फॉरेनर्स मतलब बांग्लादेशी नहीं, वो कोई कजाकिस्तान से था, कोई कहीं से था, ऐसे आए हुए थे। तो वो लोग हमारे घर के पास ही एक बड़ी मस्जिद है, मरकज मस्जिद, तो डीएम सर के पास पहले ही एयरपोर्ट से लिस्ट आ गई थी, होम मिनिस्ट्री ने भेज दी थी। तो वो हुआ कि इस मस्जिद में और करीब 26 से 28 लोगों की लिस्ट थी लखनऊ भर में। तो जब हमारे यहाँ हम लोग निकले, पता चला, तो मैं गई तो देखा डीएम सर और सब लोग आए हुए हैं, सीएमओ की टीम आई हुई है, लेकिन वो लोग ऊपर से नीचे, मस्जिद में ताला लगा हुआ है और वो लोग बेचारे इतना खुद डरे हुए थे, मस्जिद के इमाम भी, कि कोई नीचे नहीं संपर्क करता था। फिर मेरा जो मोहल्ला है उसमें बहुत सारे मुस्लिम फैमिली भी रहती है, और हम लोग में कोई भी दुघाती नहीं है किसी में, और बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ा भी रखा है। फिर मैंने सबको कन्विंस किया, फिर उन लोगों ने बात करी, तब वो लोग नीचे उतर के आए, फिर सब अपना पासपोर्ट वगैरह लेके आए। केसरबाग पुलिस भी थी, फिर सबकी स्क्रीनिंग हुई, जांच हुई,
तो स्क्रीनिंग में किसी को भी स्क्रीनिंग जब करते थे तो आपने देखा होगा एक टॉर्च जैसा वो होता था, उसमें रेड हो जाता था। तो वो चीज नहीं आया। फिर 2 दिन बाद फिर उन लोग को टीम आई ले जाने के। तो बहुत बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया आपने। तो आजकल बहुत ज्यादा आपदाएं आ रही हैं। अभी हाल ही में जबलपुर का बरगी डैम हादसा हर किसी को हिला के रख दिया कि ये क्या हो गया। और माँ बेटे के जो फोटो है वो इतना ज्यादा वायरल हुआ और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए बहुत ही शॉकिंग था ये इंसिडेंट्स। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई होते हैं जो हर किसी को हिला देते हैं। तो ये जो डिजास्टर है, मान लीजिए आप वहां पर होते तो आपका क्या रोल होता वहां पर बरगी डैम पर? अगर हम लोग वहां पे होते मैम, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ था, बहुत ही मतलब, और ये गलती तो मतलब क्रूज वाले की भी थी और उससे ज्यादा गलती बैठने वाले की थी। उन्होंने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? वो शायद इसलिए नहीं पहनी क्योंकि कोई इतनी विपरीत स्थिति की कल्पना नहीं करता। देखिए, जब मैं संगम भी गई थी तो हम लोग ने जब नाव पे बैठे हैं ना, तो नाव वाले ने हम लोग को बोला, अरे मैम थोड़ी दूर तो चलना है। हमारे साथ भी इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला नहीं, पहले लाइफ जैकेट दो, क्योंकि कहाँ पे क्या हो जाए कोई वो नहीं है। और फिर जब मौसम खराब हुआ तो मैम, अब आपने जो देखा, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो एआई से बना हुआ है, लेकिन जो रियल है वो नहीं देख पाएंगी आप। अच्छा। क्योंकि इतनी ज्यादा बॉडी फूल चुकी है ना दोनों की। और हाँ, बच्चे के पास लाइफ, आप देखिए 1 साल का बच्चा बच के निकल आया क्योंकि उसके फादर ने उसको लाइफ जैकेट पहना दी। तो हमारे इतने लोग मैम नहीं मरते उसमें, अगर हम भी एक सचेत नागरिक होते। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले एक और जगह पे देखा था आपने, नाव डूबी थी। जी जी, है ना, मथुरा वृंदावन। हाँ। उसमें भी देखिए ऐसे ही हादसा हुआ, मोटर बोट डूबी थी पूरी। तो गलती किसकी है? ओवरलोड। अरे कोई जरूरी है कि सारे लोग एक ही पे बैठो? 2 पे बैठ जाओ। तो इसमें आपका रोल क्या होता अगर आप वहां पर? हम लोग होते तो मैम, अब रोल तो पानी में तो हम, क्योंकि ट्रेन नहीं है जाने के लिए, नहीं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ बोला जाता है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ वाले जब उनको रेस्क्यू करके लाते, मेन चीज क्राउड मैनेजमेंट करना। अच्छा। उस टाइम हमारा सबसे बड़ा सिविल डिफेंस का रोल आता है। हाँ, क्राउड मैनेजमेंट करना, क्योंकि भीड़ अग्रेसिव भी हो रही है, परेशान भी हो रही है। कोई अगर उसी में जिसके परिवार वाले हैं कोई बेहोश हो गया तो उसको हमको होश में भी लाना है, फर्स्ट एड भी करना है, फर्स्ट एड भी देना है। कोई गिर गया, चोट लग गई, तो सबसे पहला काम हमारा क्राउड मैनेजमेंट करना है। आपने लखनऊ के आलिया अपार्टमेंट में भी रेस्क्यू का काम किया था, जो कि कहते हैं पैनकेक की तरह वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। तो उसमें क्या रोल था आपका? मैम उसमें तो जो लोग पहले पहुंच गए थे, हमारे सिविल डिफेंस के वार्डन हजरतगंज। और कैसे खबर आती है आप लोग तक? मैम ये तो 112, जैसे कुछ हुआ तो 112 पे तो खबर आएगी है ना। तो सारे थानों में सर्कुलेट हो जाती है, फिर हमारे चीफ वार्डन के पास तुरंत मैसेज आ जाता है। या कोई आपदा हुई तो मेरे कंट्रोल रूम में मैम सबसे पहले मैसेज आ जाएगा। अच्छा, कहाँ है ये कंट्रोल रूम? CDRI पुराना वाला देखा है? हाँ। उस शहीद स्मारक के पास, वहाँ हमारा कंट्रोल रूम है। और अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान वाला जब चल रहा था मई में, तो उस टाइम पे हमारा लखनऊ का कंट्रोल रूम, कोई भी आपदा आए, यानी कोई दुश्मन का जहाज अगर हमारे एरिया में घुसेगा लखनऊ में अटैक करने की नियत से, तो सबसे पहले हमारे सिविल डिफेंस के पास खबर आई। अरे वाह, पहली बार ये जानकारी मिल रही है क्योंकि हम लोग तो शायद जानते भी नहीं थे। और सारे जितने जिले हैं सारे से कनेक्टेड, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब BSNL है, वो एयरपोर्ट है, सारे चीजें, एयरपोर्ट, सब कुछ उससे, मेमोरा वगैरह सब जुड़े हुए हैं। और ये पुलिस की भी पूरी सहयोग आपको मिलता है? हम पुलिस के ही साथ काम करते हैं, हम लोग DM के अंडर में अपॉइंट होते हैं। और ये हर जिले में है, हर शहर में? हर जिलों में हो गई है। पहले
पूरे जगह नहीं थी, केवल जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनमें होती थी। लेकिन अब क्योंकि आने वाला समय जो हम लोग को एसडीआरएफ में सिखाया गया है कि आगे आने वाला समय जो है वो आपदाओं का ही, जी, वो तो दिख भी रहा है। और ये मतलब- मैनमेड, कुछ तो मैनमेड भी होंगी, जी और मैनमेड ही जो है वो अगर कहा जाए तो प्राकृतिक बन जाएंगे। जी, क्योंकि आज जिस तरह से हमने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, मतलब इतने ज्यादा एसी ब्लास्ट होने के इंसिडेंट्स कल जो दिल्ली में हुआ, वो कितना अनफॉर्चुनेट है, और लोग जिंदा जल गए, मतलब सोते सोते जल गए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है। अभी गाजियाबाद में हुआ, इंदिरापुरम, अपने लखनऊ में देखिए, अपने लखनऊ में हुआ, दिल्ली कहीं ना दिल्ली कहीं, कहीं मतलब फायर वीक स्टार्ट हुआ हाँ। और आग की खबरें आना। तो आप फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट के साथ भी आप लोग हेल्प करते हैं? जहाँ जब फायर पहुंच, जैसे फायर ब्रिगेड जब तक नहीं पहुंची तब तक तो वैसे तो फायर ब्रिगेड में हम यहाँ पहुंच ही जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पे नहीं पहुंची, तो लोग, अगर बिल्डिंग है तो आसपास के लोग अपनी बोरिंग का पानी, उस समय मानवता दिखाने का समय होता है। जैसे अभी गाजियाबाद में भी देखा गया कि उन लोगों ने तुरंत अपने घर से पाइप लगा ली। मेरे तो ब्रदर इन लॉ के बगल वाला ही वो था फ्लैट जो जले थे, तो हम लोग ने तो अच्छे से देखा, वो काफी भयानक था वो। अभी जैसे लखनऊ में ये बस्ती वाला कांड हुआ जो जहाँ पे, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, आज भी फेस हो रहा है जी। लेकिन हम लोग का क्या है मैम, हम लोग को बस आपदा, कोई आपदा आई तो पहुंच के जितना अपने भरसक कर सकते हैं उतना करने की अपना 100% मैं एक अपनी तरफ से सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे बरगी डैम में हर कोई बोल रहा कि ड्राइवर को सजा हो जानी चाहिए, बट मुझे तो लगता है उसको पकड़ा भी नहीं गया। तो क्या सही है कि नहीं पकड़ा गया, और अगर पकड़ भी लेते तो क्या होता? आपके हिसाब से क्या होना है? आप इस फील्ड ड्राइवर ने, जो उसका क्रू ड्राइवर था, उसने तो शायद, वो तो अपनी जान बचाने के लिए कूद गया, वो तो कूद गया, और वो शायद कैमरे पे साफ बोल भी रहा है कि मैंने किसी को नहीं बचाया, मैं तो कूद गया था। तो मैम, अगर मान लीजिए प्लेन उड़ रहा है ऊपर, या हमारा ट्रेन का ड्राइवर है और वो अपने को बचाने के पीछे वो कूद जाए, और सबको तो छोड़ कितने लोग मौत के मुंह में जाएंगे? सबके लिए, है ना? तो सजा, मुझे लगता है कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। मैम उसको, भाई जान बचाने के लिए कूदेगा। मैं कल ही इंटरव्यू देख रही थी, और उससे बड़ा प्यार 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, और हाँ, मैंने ये नहीं किया, बोला उसने। तो लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसको, गलत है कानून हमारा, उसको जो है कोशिश करनी चाहिए थी, और गलती उसकी थी, क्योंकि और उसको सब कुछ अंदर का पता होता, और एक बार वो देख कर आ जाता, उसे तैरना तो आता ही था। और क्योंकि जो लोग फंस गए ना अंदर, अब जो ये माँ बच्चे थे ये फंस गए थे, क्योंकि वो ऊपर नहीं निकल पाया। जी। एक आपका मैं केस पढ़ रही थी, आपने बिछड़े हुए भाई या बहनों को मिलाया, भाइयों को, ऐसा कुछ था। तो ये काम भी आपके अंडर में आता है, या ये आपका सोशल वर्क है? ये हमारे उसमें सिविल डिफेंस में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक नागरिक की सुरक्षा तो आती ही है। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट, 1-2 लोगों को मिलवाया, यही आश्रम के बच्चों को जैसे फैमिली मिल गई, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा कि किसी के, कोई अपनी फैमिली से कितने दिन से बिछड़ा हुआ है, अब उसका परिवार मिल गया। और हाँ, मुझे प्रेफरेंस मिलता है जब मैं किसी अदर स्टेट में फ़ोन करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि सर, मैं सिविल डिफेंस लखनऊ से ज्योति खरे बोल रही हूँ, और मैं एक प्रयास घर वापसी के साथ मिलके लोगों का देखती हूँ। एक प्रयास घर वापसी अभियान आपका अभियान है? नहीं नहीं, ये रजनीश जैन जी हैं, आपके मालपुरा से, राजस्थान से। तो कोविड में ब्लड से जान पहचान हुई, बस ये सारे लोगों का एक बनता गया। एक प्रयास घर वापसी अभियान, दोस्तों नोट कर लीजिए, ये नया एरिया है जो शायद हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में, कि लोगों को मिलवाने का काम करती है ये संस्था। जो लोग बिछुड़ गए हैं कहीं ना कहीं, तो इनको आप संपर्क, अपना कांटेक्ट में ले सकते हैं, कब पता नहीं किसकी आप मदद कर जाएं जाने अनजाने। तो मैम, हम लोग थोड़ा सा, जैसे लावारिस वार्ड है हॉस्पिटल्स में, एक यहाँ पे एक लड़की और है, एडवोकेट ज्योति राजपूत, वो भी है। तो हम लोग को लावारिस वार्ड में जैसे गए
उन लोगों को खाना पीना कुछ खिला दिया, मन हुआ कपड़े दे आती हूँ, ये सब काम हम लोग सब मिल के करते हैं, कोई ना कोई करता रहता है। तो जब गए तो कुछ लोगों से बात करी तो पता चला हम यहाँ के रहने वाले हैं। छोटा सा वीडियो बनाने के हम लोग उनकी घर वापसी का ढूंढते हैं। और मैम सबसे बड़ा अभी जो मैंने मतलब अपने लाइफ का ढूंढा, एक परिवार, पुलिस ढूंढती है मैम हम लोगों के परिवारों को। एक हरियाणा पुलिस में देहरादून उत्तराखंड के व्यक्ति थे जो कि 2-2.5 साल का उनका बेटा रहा होगा, और वो छुट्टी पे घर आए और फिर वापस हरियाणा पुलिस में गए। उसके बाद वो घर लौट के नहीं आए मैम। आई थिंक 1987 में वापस नहीं आए। तब तो मोबाइल का भी जमाना नहीं था और गांव वगैरह में फ़ोन भी सुविधा नहीं होगी। उनका दूसरा बेटी हुई, उनको नहीं पता, हम लोग भी नहीं जानते थे। अब वो राजस्थान में मिले, इतने सालों बाद वो राजस्थान में अब मिले। तो किस हालत में मिले? वो शेल्टर होम में आए थे। तो शेल्टर होम वाले वीडियो भेजते हमारे रजनीश जी को, जो एक प्रयास घर वापसी अभियान में। तो भैया ने कहा ज्योति जरा देहरादून का है कोई लिंक, हमने कहा कोशिश करते हैं भैया। कोशिश करी गई, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा मैम, मैं आज मतलब आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, इतना शायद शहर के लोग सजग नहीं है। गांव के लोग ने एक अपना ग्रुप बना रखा है मैम। अच्छा। कोई दुबई में है, अमेरिका में है, कहीं भी है, लेकिन वो अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। और मैंने सोचिए उस व्यक्ति का वीडियो डाला। आई थिंक इस समय उनकी एज आप सोचिए क्या होगी, 70 तक तो पहुंच गए होंगे। हाँ, है ना, ऐसे ही होंगे लमसम। और उनका दोस्त जो उनसे उम्र में बड़ा था, वो कह रहे ये भुवन लग रहे हैं। अरे मैम, रात तक में मेरे पास कम से कम 25 फोन आ गए, ये मेरा दोस्त लग रहा है, ये मेरा, उसकी फैमिली अभी डिफाइन नहीं करी। फिर एक लड़के का हरिद्वार से फोन आया कि ये शायद मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। और मैम लगभग 39 ईयर बाद उनके परिवार का पता चला। और उनको हुआ क्या था जो वो गायब हो गए? कुछ नहीं बता पा रहे हैं वो, दिमाग क्या हुआ उनको। तो उनका जो भाई फौज में है, उसने मेरे से बोला मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा भाई है। वीडियो कॉल पे कह रहा है मैं कैसे मान लूं। मैंने कहा ना मानिए भाई, अगर आपको ऐसा है आप एक बार बात तो करके देख लीजिए, आप मत ले जाओ इनको, कोई जरूरी नहीं है, आश्रम वाले नहीं कहेंगे ले जाओ, लेकिन एक बार बात तो कर सकते हैं ना। तो बोले ठीक है बात करूंगा। मेरे भाई के हाथ में एक निशान है। तो मैंने कहा बताइए। तो कह रहे नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा अगर आप नहीं बताएंगे भाई, आई थिंक आज टैटू बनते हैं, पहले उसको गुदना बोलते थे जी, तो वही होगा। और ऐसा नहीं है भैया, आप बताओगे तो मैं उनके हाथ में रातों रात बनवा दूंगी है ना, क्योंकि आश्रम तो सुबह खुलेगा, आश्रम वाले सुबह ही आपकी बात करवाएंगे। फिर मैम उनके भाई, उनके दोस्त सब लोग जुड़े, उनका शर्ट हटा के हाथ देखा गया और फिर भाई की आंख में आंसू भर आए। बड़े भाई ने तो छोटे भाई को पहचान ही लिया, वो फौज से है, पहचान लिया। और मैम सब हो गया, उनका बेटा कनेक्ट नहीं हो पाया दुबई से। फिर उनका बेटे का मेरे पास फ़ोन आया और मैम मैसेज और जो मैंने वीडियो कॉल पे उससे बात की, मेरे लिए इतना भावुक पल था वो कि उसने मेरे से कहा कि मैम 40 साल लगभग मेरे लिए बहुत बड़ा सब्र का फल आज इतना मीठा मिलेगा मैं नहीं जानता था। और मैं जिस दिन दुबई से लखनऊ मतलब आऊँगा इंडिया, आपको मेरे साथ मेरे पिताजी को रिलीव कराने चलना पड़ेगा और उसके बाद आप मेरे गांव चलेंगे। तो मैम वो पल, मतलब इतने आंसुओं से वो रो रहा था ना कि मैं कह नहीं सकती कि किस तरह से ये हुआ। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो बस सोचती हूँ, और ये काम मैंने इसलिए भी शुरू किया कि कल को जब मैं सिविल डिफेंस में सेवा नहीं दे पाऊंगी
क्योंकि एज लिमिट या अपने शरीर की वजह से या कुछ भी है, जी, तो ये लेकिन घर वापसी अभियान में आप घर बैठ के हमेशा करूंगी। आप हमेशा दे पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर वो सब है, आप हमेशा देके बना। तो घर बैठ के कर सकती। बहुत भावुक भी है, और बहुत बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, कैसे भी किसी की मदद नहीं कर सकते। तो एक आखिरी संदेश आपसे जानना चाहूँगी सारे अपने ऑडियंस के लिए, कि कुछ उनके लिए सीख, शिक्षा और आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से कि कैसे हम लोग आजकल की आपदाओं से सबक लेकर और दूसरों की मदद कर सकते हैं। मैम, मेरा अपना थॉट है कि हम हर इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम लास्ट पल तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ने शुरुआत, मतलब हमारे सिविल डिफेंस ट्रेनिंग देता रहता है जहाँ भी। तो अभी हम लोगों ने, अपने चीफ वार्डन ने हमारे बोला कि स्कूल में वर्कशॉप करें। तो क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल 3 डे 5 डेज का है, तो पहले हम छोटी छोटी वर्कशॉप करते हैं। जैसे मैं गई, छोटे बच्चों को मैम छोटे बच्चों की तरह सिखाना पड़ता है ना। अब वो 3 हैंड 4 हैंड नहीं जानते, तो हम उनको सिखाते हैं कि कोई गिर गया है, तुम्हारा साथी गिर गया, इसको उठाना है, तो 2 बच्चे आपस में हाथ ऐसे पकड़ो और जय कन्हैया लाल की कह के इसको उठा लो। तो वो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है। और हम उनसे कहेंगे ये 4 हैंड बनाओ, 3 हैंड बनाओ, तो नहीं समझ में आएगा। उसको सहारा दे के, पैर टूटा है तो पैर पे पैर रख के, मानो बैसाखी बना के तुम उसको ले जा सकते हो, है ना। आग लग गई, बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि तुम घर में हो, तुम्हारी मम्मी किचन में काम करते करते एकदम से कपड़ों में आग लग गई, तो तुम क्या करोगे? बाल्टी से पानी, कोई बच्चे कहते हैं मैम पानी डालेंगे, है ना। तो जब तक तुम पानी भरोगे तब तक तो वो और चल जाएंगे जी। और मम्मी अगर दौड़ गई तो क्या मैम कंबल, तो कंबल ढूंढोगे। तो हम लोग ने बच्चों को ये सिखाया कि आप अपनी मम्मी को पुश कर दो, माँ गिर जाएगी, उसके बाद उसको रोल ऑन कर दो। जैसे ड्रम लुढ़काते हैं बच्चे, खेलते हो तुम लोग, कुछ लुढ़काते हो, बस ऐसे मम्मी को ओवर टर्न टू टर्न करते रहो और वो आग बुझती जाएगी और बीच में तुम थप थप करके उनको, थोड़े जलेंगी ही लेकिन तुम्हारी मम्मी सेफ बच जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें वर्कशॉप करके हम लोग सिखाते हैं। अभी जैसे हीट वेव चालू हो गई, तो हीट वेव के बारे में, अब बच्चा बेहोश हो गया या कोई बेहोश हो गया, आपको नहीं, आप पानी के छिट्टे डाल रहे हो, मुंह खोलने की कोशिश कर रहे हो, मुंह खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप क्या करिए, बस उसके पैरों को ऐसे उठा दीजिए 90 डिग्री, ये चीज घुटने से, कमर से, है ना। जैसे आपने कभी ब्लड डोनेशन कैंप में गए हो, तो कोई बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके पैरों को ऊंचा कर देते हैं। ओके। पैरों को ऊंचा किस लिए करते हैं? कि ब्लड सर्कुलेशन उसके दिमाग तक पहुंच जाए। ब्लड की सप्लाई पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन मिल गया, वो सचेत हो जाएगा। तो इसी तरह जो बेहोश व्यक्ति है उसको हम सोचे करवट, जब वो होश में आ जाए फिर आप उसको बाईं करवट, जैसे हम रिलैक्स को सोते हैं ना, एक पैर पे पैर करके ऐसे रिलैक्स पोजीशन में कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसलिए आपने जो चीज कहा, तो कम्युनिटी में, स्कूलों में, कहीं पे भी एनी टाइम, अगर 10 से 5 का टाइम आप में से कोई भी टाइम चूज करके आप बोलो, तो हमारा सिविल डिफेंस तो मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन आज जूट फॉर लाइफ आपसे जुड़ गया है और आपकी इस जो भी स्किल कह लिए, लाइफ स्किल ही कहेंगे, इनको सीखने के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप यहाँ पर कैंप करें। और अगला हमारा एपिसोड दोस्तों आएगा आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल आपका करके आप प्लीज़ दिखाइए, ताकि लोगों को जागरूकता बढ़े कि ये वो भी कर सकते हैं, ये कोई असंभव काम नहीं है। और ज्योति जी जो कर रही हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जो हम और आप नहीं कर सकते। तो जूट फॉर लाइफ के संग मुझे लगता है ज्योति जी की पूरे सिविल डिफेंस, पूरा डिफेंस टीम, तो वो एक ही बात है आप के थ्रू। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आशा करते हैं कि जल्दी हम फिर से आपके साथ एक सेशन जब आप बताइएगा। तो हमारे मास्टर ट्रेनर ऋतुराज रस्तोगी जी हैं, जो कि चीफ वार्डन के स्टाफ ऑफिसर भी हैं, और हम
अपनी टीम के साथ आके आप फायर CPR जो भी चीज़ आप कहोगे वो हम यहाँ पे एक वर्कशॉप में आपको तो करने की दोस्तों, कोशिश अगर करेंगे। आपको हमारी ये बातें और ज्योति जी के सिविल डिफेंस के काम समझ आए हो और आपको लगता है कि ये समाज की बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और ये जागरूकता फैलाएं कि ये समय है दूसरों की मदद करना का, क्योंकि कभी भी पल कोई भी ऐसा आ सकता है जब हमें मदद की जरूरत हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू मैम। मैं जुट वाली अंजलि और आपका भी थैंक यू। नमस्कार, आपने नमस्कार, बहुत टाइम दिया मुझे। थैंक यू सो मच।